आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनउल्लाह ने गैर कानूनी तामीरात और तजावीज़ात के खिलाफ तारीखी अहकाम दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर की इंतज़ामिया को मुनाल रेस्टोरेंट को आज ही सील करने और नेवी गोल्फ क्लब का कब्जा लेने का हुक्म दिया। अपने तहरीरी फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुनाल होटल से किराए की मद में हासिल रकम 60 दिन में खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने लिखा कि सेक्रेटरी दिफा फार्म डायरेक्टरेट से रिकवरी यकीनी बनाए। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में नेवी गोल्फ कोर्स की तामीर को 4 हफ्तों में गिराने और सेक्रेटरी दिफा को गोल्फ कोर्स तजावीज़ात की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि हुकूमत CDA और वाइल्ड लाइफ बोर्ड यकीनी बनाए कि नेशनल पार्क में नई तामीरात न हों। अदालत ने तहरीरी फैसले में 800 एकड़ से जायद अराजी पर फार्म्स डायरेक्टरेट का दावा मास्टर प्लान और 1979 ऑर्डिनेंस के खिलाफ करार दिया। आज की समाअत में सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मियां हिलाल हुसैन और चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनउल्लाह ने सेक्रेटरी दाखिला से मुखातिब होकर कहा कि जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। 1400 मुरब्बा मील के शहर में कानून और अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता तो और कहाँ होगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मौसमियात तब्दीली भी अदालती हुक्म पर अमल नहीं करा सके। समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि रियासत की रिट क्यों कमज़ोर हुई। नेशनल पार्क अशराफिया की वजह से तबाह हो रहा है। आज की समाअत की मज़ीद तफसीलात क्या है आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। इससे कबल पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल डैम के किनारे नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार देते हुए इसे 3 हफ्तों में गिराने और साबिक नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी समेत मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया था। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ CDA ने सेलिंग क्लब को नोटिस भी जारी कर दिया, जिसमें इंतजामिया को 72 घंटों में क्लब खाली करने की हिदायत की गई है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी। आमिर सईद अब्बासी साहब, ये बताइए सबसे पहले तो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो समाअत हुई है इसमें तमाम इस तरह के एक ही नौइयत के मामला जो उनको क्लब करके समाअत की गई है, तो इसकी क्या तफसीलात हैं? देखिए मसूद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई हैं जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं उनकी तरफ से, जो चाहते हैं कि मागला हिल्स नेशनल पार्क एरिया की जो प्रोटेक्शन है और उसके ऊपर तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जो है वो तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं वो एक्शन लें। लेकिन अदालत ने इस पर बरहमी का इजहार किया कि कैसे मागला हिल्स नेशनल पार्क एरिया जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ के ऊपर तजावज़ात होती हैं, वहाँ गैर कानूनी तामीरात होती हैं। इन तमाम तर सवालों के जवाब के लिए आज सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन CDA को तलब किया गया था। इस मौके पर अदालत ने यह कहा कि जो हमारे आर्म फोर्सेस के इदारे हैं उनकी तरफ से इस तरह की जब कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है तो उन इदारों के ऊपर सवाल आता है जो मुफाद आमा में नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तासुर ये बन जाता है कि यहाँ पर ताकतवर के लिए जो है वो कानून और है और कमज़ोर के लिए कानून और है, क्योंकि जो मुतल्लिका इदारे हैं जिसमें वफाकी तरक्याती इदारा है वो किसी गरीब आदमी के लिए या आम आदमी के ऊपर तो फ़ौरन चढ़ाई कर देता है, लेकिन ताकतवर जो इदारे हैं, ये लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। तो इस मौके पर सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि हम तमाम जो कवानीन हैं, जो मरवजा कवानीन हैं, उनके ऊपर अमल करेंगे और जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनका खात्मा किया जाएगा। और इसी वजह से अदालत ने कहा कि जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं कि जो नेवी का गोल्फ कोर्स है वो गैर कानूनी तौर पर बनाया गया इंक्रोचमेंट है और नेशनल पार्क के अंदर है, और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो तजावज़ात हैं। इस मौके पर अदालत ने हुक्म दिया कि आज ही CDA जो है वो इसका कब्ज़ा ले और उसकी जो असल सूरत हाल है, जो नेशनल पार्क का एरिया है, वहाँ पर दरख्त लगाए जाएँ और उसकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जाए। सो ये आज अहम केस था। इसमें फिर तमाम जो तजावज़ात थी वो आ गई कि नेशनल पार्क एरिया की हिफाजत कैसे की जा सकती है। अदालत इसमें यह कह रही थी कि जो 1960 में जब इस्लामाबाद बनाया गया था
तो उस वक्त जो ग्रीक जिसने ऑर्थोडॉक्स जो उस वक्त के जो इन जिन्होंने ये मास्टर प्लान बनाया था, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जो ग्रीन एरियाज़ हैं, जो मार्गला हिल्स हैं, इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी और कैसे इस्लामाबाद का नज़्म ज़ब्त चलाया जाएगा और कैसे यहाँ पर ग्रीनरी बरकरार रखी जाएगी। तो हमने तो आज इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे और उनका ये कहना था कि हमें बहुत अफसोस होता है कि इसमें तमाम ही इदारे जो है वो उन्होंने गफलत का मुजाहिरा किया। भाई साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनाल रेस्टोरेंट्स जो कि मार्गला हिल्स पर वाक़ हैं, इसे सील करने के अहकाम जारी किए हैं। ये मामला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी गया, वहाँ से भी अहकाम आए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस पर अहकाम उसने दिए हैं। तो ये मामला है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये इस्लामाबाद में जो वफाकी तरक्याती इदारा है, उन्होंने ख़ुद 2007 में ये रेस्टोरेंट तामीर किया था और उसके बाद फिर ये सबलेट कर दिया गया था एक कंपनी को। लेकिन उसकी जो 15 साल लीज़ थी वो मार्च 2021 में ख़त्म हो गई। तो उसके बाद उन्होंने उसकी एक्सटेंशन के लिए जब रुजू किया, लेकिन वफाकी तरक्याती इदारे ने कहा कि हम इस लीज़ को मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दे सकते, लिहाजा आप इसको खाली कर दें। तो जब सिविल अदालत में उनको रिलीफ नहीं मिला और स्टे ऑर्डर नहीं मिला, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। तो अदालत ने यह सवाल किया कि आपने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर कैसे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा है और कैसे ये तामीर किया गया है और कैसे यहाँ पर ये तजावज़ात हैं और कैसे होटल रन कर रहा है जो पूरे मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को पोल्यूट कर रहा है, उसको आलूदा कर रहा है। सो इस मौके पर अदालत ने कहा कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के ऊपर ना किसी तामीरात की इजाज़त दी जा सकती है, ना वहाँ पर कोई कारोबारी सरगर्मी की इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया है और नेशनल पार्क है। लिहाजा उसमें जो तमाम जो फ्लोरा एंड फौना है और उनकी वहाँ पर उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जितनी भी ये आमदोरफ्त है और जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ये नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अदालत ने हुक्म दिया कि आज ही इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाए, जिस पर अमल दरामद करते हुए आज ही उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ ये 8000 एकड़ अराजी पर जो इसको जो नेशनल पार्क बनाने का मामला है, तो ये इसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए मसूद साहब, ये जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का एरिया है, इसमें जो मिलिट्री फॉर्म्स डायरेक्टरेट है, उसका ये दावा था कि 1910 में जो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने ये जो है वो उस वक्त मिलिट्री के लिए ग्रासी लैंड थी और ये उस वक्त जो है वो जो जितने भी जानवर वगैरह होते थे उनकी वहाँ पर चराने वगैरह के लिए इस्तेमाल होती थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मलकियत का जो दावा है वो मिलिट्री फॉर्म्स का है। इस पर अदालत ने कहा कि जब 1960 में इस्लामाबाद बना और उसके बाद CDA ऑर्डिनेंस आ गया, तो अब कोई भी इदारा इसकी मलकियत क्लेम नहीं कर सकता। लिहाजा अब ये फेडरल गवर्नमेंट का है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, उसमें क्योंकि 1910 में वो उस वक्त दे दी गई थी मिलिट्री फॉर्म्स को, तो लिहाजा वो मिलिट्री फॉर्म्स की होगी। तो अदालत ने यह कहा कि ये दावा बिल्कुल गलत है और इसकी हम वजाहत भी करेंगे अपनी तहरीरी हुक्मनामे में। लिहाजा ये हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो ज़मीन है, जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का एरिया है और जो मिलिट्री फॉर्म्स का क्लेम है, ये बिल्कुल गलत है और ये जो पूरे मार्गला के पहाड़ हैं ये वफाकी हुकूमत की मलकियत हैं और इसमें कोई एक्टिविटी नहीं की जा सकती, ना कोई सरगर्मी। और ये नेवी गोल्फ क्लब का जो मामला है, अब्बासी साहब, नेवी गोल्फ क्लब के लिए कहा है कि इसको फौरन कब्जे में ले लिया जाए, तो इस पर क्या पेशरफ्त है? जी, इसमें ऐसा है कि जो मार्गला हिल्स के बिल्कुल दामन में जो सेक्टर्स हैं उसमें E7, E8, E9 एंड E10 हैं। जो 3 सेक्टर्स हैं ये हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास हैं। लिहाजा उसमें जो नेवी का जो सेक्टर है उन्होंने अपने सेक्टर के साथ जो मार्गला हिल्स वाली साइड है वहाँ पर उन्होंने ये नेवल गोल्फ कोर्स कायम कर रखा है और वहाँ पर तकरीबात भी होती रहती हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसमें जो CDA है उसने ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि ये नेशनल पार्क के अंदर तजावज़ात की गई हैं और नेशनल पार्क को नुकसान पहुँचाया गया है। लिहाजा ये किसी सूरत इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो अदालत ने यह कहा कि यहाँ पर अगर किसी आम आदमी या गरीब आदमी ने कोई तजावज़ात कायम कर रखी हों तो तमाम मशीनें उस पर चढ़ा दी जाती हैं और तमाम जो एक्शंस हैं वो उसके खिलाफ ले लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुतल्लिका इदारा है उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो इसी मौके पर अदालत ने फिर सेक्रेटरी दिफा को बुलाया और उनसे ये कहा था कि आप इस तमाम तर सूरत हाल को यकीनी बनाएं कि आर्म फोर्सेस भी किसी सूरत किसी कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। जो एक आम आदमी के लिए कानून है वही हमारे इदारों के लिए भी है, वही किसी ताकतवर के लिए है, वही कमजोर के लिए है। ये भी बताइए ये जो ये जो नेवी सेलिंग क्लब के हवाले से हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी प्रोग्राम में बात की थी और इसका कब्जा हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे। CDA ने मजीद 3 दिन की मोहलत दी है, तो इसमें क्या अपडेट्स हैं? अब
बिल्कुल, देखिए वो रावल झील के किनारे कायम किया गया नेवी का सेलिंग क्लब है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी जिसमें ये कहा था कि ये तमाम तर जामीदात हैं, ये गैर कानूनी हैं और इनकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी और ये इल्लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, लिहाजा इन्हें डिमोलिश कर दिया जाए। सो अदालत ये कहना चाहती थी कि किसी भी सूरत ये जो एक परसेप्शन है कि शायद कोई तामीरात लीगलाइज हो जाएंगी या रेगुलराइज हो जाएंगी, ये एक बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी किस्म का अमल है, क्योंकि कोई भी इलीगल चीज़ कभी कानूनी नहीं हो सकती। इसी वजह से अदालत ने हुक्म दिया कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो उसी ऑर्डर के ऊपर अमल करते हुए वफाकी तरक्याती इदारे ने 72 घंटे का टाइम दे दिया है कि नेवी सेलिंग क्लब को खाली कर दिया जाए और उसका कब्जा सीडीए के हवाले किया जाए ताकि उसको डिमोलिश करके वहाँ पर जो असल उस एरिया की जो वहाँ पर रावल झील के किनारे उसकी सूरत हाल है उसको बहाल किया जा सके और वहाँ से तजावज़ात का खात्मा किया जा सके। सो बाकायदा तौर पर सीडीए ने यह ख़त लिख दिया है और नेवी को और उसको ये कहा है कि वो फौरी तौर पर ये खाली कर दें ताकि यहाँ पे ऑपरेशन करके इसको मस्मार किया जा सके जो रावल झील के किनारे ये सेलिंग क्लब बनाया गया था। सो ये तमाम तर जो इंक्रोचमेंट्स हैं, ये तमाम केसेस क्लब हो चुके हैं और इन तमाम केसेस में अदालत ये कहती है कि किसी गरीब अमीर, किसी ताकतवर कमज़ोर का फ़र्क किए बगैर तमाम जो इंक्रोचर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और चाहे वो कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जो मुतल्लिका इदारे हैं, सीडीए है और जो एनवायरनमेंट है और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, वो तमाम के खिलाफ कार्रवाई करे। इसी के लिए आज की ये समाअत थी और इसमें अदालत ने ये कहा कि तमाम इंक्रोचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और कानून की जो हुक्मरानी है उसको यकीनी बनाया जाए। आमिर सईद अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच, आपने तफसील से गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होंगी, इसका फैसला हो रहा है और वजारत साइंस का इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक मशीनें देने का फैसला भी उसने कर लिया है और 3900 मशीनें दरकार होंगी। लगता यह है कि आम इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल की राह हमवार होती नजर आ रही है। बात करेंगे एक ब्रेक में। 3 हफ्ते कबल इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने का फैसला किया था। इस हवाले से 3900 मशीनों की फराहमी के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत भी लिखा था, जिस पर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत जवाब दिया है और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के मुताबिक 15 अप्रैल तक मरहलावार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। कल मीडिया से बातचीत में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम मशीन के जरिए होंगे, जबकि पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की गई है कि इंतजामी उमूर को ऑर्गेनाइज करेंगे। लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जो कि आने वाले हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें अपनी ज़रूरियात और अपनी आमादगी से मुतला किया है कि जो इस्लामाबाद के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं ईवीएम के थ्रू होंगे। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी तादाद भी बताई मशीनों की कि कितनी चाहिए होंगी इस्लामाबाद में इलेक्शन कराने के लिए और उसके साथ साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ख़त उनको भेजा है जिसमें कि उन्होंने हमने ब्रेक डाउन दिया है कि कितनी मशीनें कब तक उनको मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो अप्रैल के वस्त से इलेक्शन होने का इम्कान है तो इनिशियली ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए उनको हम अगले हफ्ते मशीनें मुहैया कर देंगे, एक मखसूस तादाद जिस पे कि वो अपने अमले को ट्रेन भी करेंगे और उसको में जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसको भी वो देख लेंगे। ये तमाम इक़दाम आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की राह हमवार करने के लिए किए जा रहे हैं। ताहम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2023 के आम इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। 19 दिसंबर को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस हैं। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट होंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी ईवीएम की ज़रूरत होगी इसका तयन करना अभी बाकी है। इससे कबल नवंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत को खत लिखा गया था जिसमें 2023 के आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए फंड्स मांगे गए थे। खत में कहा गया कि आम इंतखाबात के लिए कम अज़ कम 8 लाख मशीनों की तैयारी की जाएगी और इन मशीनों को महफूज रखने के लिए गोदाम भी ज़रूरी होगा। इस पर बात करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहसिन एजाज। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि सबसे अहम मरहला ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन कराने के लिए ये था कि फाइनलाइज़ किया जाए मशीनों को कि कौन सी मशीनें इस्तेमाल होंगी। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया है कि कौन सी मशीनें हैं, फाइनलाइज हो गई हैं ये मशीनें अब?
देखिए, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मुहैया की गई जो मशीन्स हैं उनका पहले तो ट्रायल करेगा। 50 मशीनें मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो मॉक करना चाहता है उन मशीन्स का, और ये 50 मशीन्स जो हैं ये साइंस मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुहैया करेगी। सबसे पहले इब्तदाई तौर पर वो ट्रायल होगा उन 50 मशीन्स के ज़रिए, और उसके बाद मुल्की तारीख़ में पहली मरतबा कोई ऐसा इलेक्शन होगा जो EVM के ज़रिए यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होगा, और ये इस्लामाबाद के मेयर का इंतखाब होगा। क्योंकि जो यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन होंगे, चेयरमैन, काउंसलर्स, वो तो मुमकिन नहीं हो पाएंगे EVM के ज़रिए, लेकिन जो मेयर का इलेक्शन होगा वो EVM के ज़रिए कराया जाएगा। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ख़त भी लिखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को, जिसमें पूरी तादाद बताई गई थी कि वो कितने पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे इस मेयर के इलेक्शन में, और कितनी तादाद में जो EVM मशीन्स हैं वो दरकार होंगी। तकरीबन 800 के करीब जो पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे इस्लामाबाद के मेयर के इलेक्शन के लिए, और तकरीबन 3100 के करीब जो हैं वो EVM मशीन्स दरकार होंगी, क्योंकि 800 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स होंगे। किसी पोलिंग स्टेशन पर 2 पोलिंग बूथ होंगे और किसी पोलिंग स्टेशन पर जो है वो 2 से ज़ायद भी पोलिंग बूथ्स हो सकते हैं। तो तकरीबन 3100 के करीब जो मशीन्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए दरकार होंगी, और 800 के करीब जो मशीन्स हैं वो रिज़र्व में रखी जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इन मशीन्स के ज़रिए मेयर ऑफ इस्लामाबाद का जो इलेक्शन है वो कराएगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये मुल्की तारीख में पहली दफ़ा होगा, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इस्लामाबाद का जो बलदियाती इलेक्शन है राजा वो मोहसिन रिजा साहब, ये भी बताइए कि ये जो मशीनें हैं क्या ये वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में ही तैयार हो रही हैं या ये बाहर से मंगाई जा रही हैं? देखिए, जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं वो पाकिस्तान में ही तैयार हो रही हैं, और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, ज़ैली इदारे हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मुख्तलिफ इदारों के ताउन के ज़रिए ये मशीन्स तैयार की जा रही हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की जानिब से एक मॉक भी दिखाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन मशीन्स को बेहतर करने के लिए और जो नकाइस हैं आप कह लें या फ्लॉज से पाक करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी थी। और मिनिस्ट्री की जानिब से भी ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस की रोशनी में वो तमाम जो फ्लॉज हैं उन्हें दूर करके इन मशीन्स को जो है वो काबिले कबूल बनाया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि 50 के करीब मशीन्स पहले भी मांग ली हैं ताकि वो इनके मुख्तलिफ ट्रायल्स करेंगे, और उसके बाद ये जो मेयर ऑफ इस्लामाबाद का इलेक्शन होगा उनमें ये इस्तेमाल की जाएंगी। और मरहलावार, जैसे आप अपने इंट्रो में भी बता रहे थे कि मरहलावार ये मशीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम की जाएंगी। ये तो प्लान हो गया हुकूमत का जो हैं और इलेक्शन कमीशन का। और जैसे कि शिबली फराज साहब ने भी कहा कि इब्तदाई तौर पर 50 मशीनें फराहम की जा रही हैं ताकि इलेक्शन कमीशन उसको चेक कर ले, मगर क्योंकि बड़े पैमाने पर मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, तकरीबन 4000 मशीनें मांगी हैं, तो ये अमले की ट्रेनिंग ये असल में उस दिन किस तरह से वर्क करेंगी, तो इसके लिए भी तो रिहर्सल की ज़रूरत होगी, मॉक करना होगा। तो इस हवाले से क्या खबरें? जी बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो पहला ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद के मेयर के इलेक्शन के लिए EVM के हवाले से, तो उसके बाद जो मिनिस्ट्री का जवाबी ख़त था उसमें ये कहा गया था कि आप बताएं, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, अपने फोकल पर्सनस भी बताएं जो इन EVMs के हवाले से आप मुकर्रर करेंगे, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग के हवाले से भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी। और जो इब्तदाई तौर पर मशीनों का ट्रायल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की जानिब से दिया गया था, उसमें ये बात इब्तदाई तौर पर सामने आई थी कि हर मशीन पर एक जो ऑपरेटर है उसकी भी ज़रूरत होगी, और ये मशीन इस तरह की होगी कि जो ही कोई शख्स इस पर अपना वोट कास्ट करेगा तो उसके साथ एक प्रिंट आउट भी निकलेगा, और वो प्रिंट आउट बैलेट बॉक्स में पोस्ट किया जाएगा। और ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की जानिब से ये मशीन्स दी जाएंगी तो डेफिनेटली जो ट्रेनिंग का एहतमाम है, जो ट्रेनिंग का इंतज़ाम है वो भी किया जाएगा, और इस सिलसिले में तमाम तर जो इक़दामात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी उठा रहा है, क्योंकि 3 मुख्तलिफ कमेटीज़ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से EVM के इस्तेमाल के हवाले से ऑलरेडी कायम की जा चुकी हैं, जो अपना बहुत सारा काम कर चुकी हैं, और थोड़ा सा ही काम उनका बाकी है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दे दी थी। इन 3 कमेटीज़ में एक लीगल कमेटी है, एक टेक्निकल कमेटी है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है। तो ये तमाम कमेटीज़ भी EVM मशीन्स जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की जानिब से प्रोवाइड की जा रही हैं
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनका जायज़ा लेगी और ये देखा जाएगा, क्योंकि ट्रायल भी अभी इन मशीन्स का होगा जो इस इलेक्शन से पहले 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मांग चुका है मिनिस्ट्री से। तो उस ट्रायल के दौरान ये तमाम तर चीज़ें तय की जाएंगी। और बिल्कुल ठीक। अच्छा, पिछले दिनों कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस बात का इजहार किया था कि ये कहना कि जनरल इलेक्शन में ईवीएम इसका इस्तेमाल होगा या ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन कराए जाएंगे, ये क़ब्ल वक्त होगा। तो जिस तरह से अभी नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, वो प्रोएक्टिवली आगे बढ़ रहा है, हुकूमत का भी इस पे जोर है, लेकिन तमाम पहलुओं को अभी देखा जा रहा है कि ये मशीनें इस्तेमाल करना वाकई एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए कितनी सूदमंद होंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और जो पाकिस्तान का इंतखाबी मरहला है या इंतखाबी जो प्रोसेस है वो पूरी दुनिया में आप उसे कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज है। क्योंकि अगर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल होती हैं तो वहाँ पे मरहलावार इंतखाबात कराए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में एक ही दिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुल्क भर में होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आम इंतखाबात के हवाले से, ईवीएम के इस्तेमाल के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का भी, और वो इसे बारहा दोहरा चुके हैं कि हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक़ में हैं, ईवीएम के इस्तेमाल के भी हक़ में हैं, और इंतखाबी प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं इलेक्शन कमीशन वो उसे अडॉप्ट करना चाहता है। लेकिन कोई भी अगर चीज़ है तो उसके ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनका ट्रस्ट होगा, अगर ईवीएम लेट्स से अगर ईवीएम भी है तो वो फ्लॉलेस होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर ट्रस्ट करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर उसका इस्तेमाल करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी सिलसिले में भरपूर ताउन भी कर रहा है, क्योंकि ये हुकूमत की जानिब से ज़्यादा जोर देकर ये बात कही जा रही है ईवीएम के हवाले से। तहम इलेक्शन कमीशन तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रहा है और उसकी कोशिश ये है कि अगर इस किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद भी बरकरार हो और वो आईनी और कानूनी तौर पर भी बिल्कुल एक दुरुस्त सिमत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए, ताकि लोगों पूरे पाकिस्तान का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, आवाम का, साफ सुथरे और ऐसे इलेक्शंस हो सकें जिस पर लोगों का एतराज, पार्टीज का एतराज कम से कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज साहब। यहाँ पर लेंगे हम एक न्यूज़ ब्रेक, जिसके दौरान आप हेडलाइंस जान सकेंगे और फिर प्रोग्राम जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की किस्मत का सितारा इम्कानात और खदशात के गिर्द घूम रहा है। उम्मीद की खबरें और अंदेशों की इत्तलात एक साथ गर्दिश कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज बताया कि वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ की वापसी और शहबाज शरीफ के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब आज ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहयात नाअहली ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी पटिशन दायर कर दी है, जिसके अहम तरीन बेनिफिशरी भी नवाज शरीफ होंगे। गोया आज का दिन नवाज शरीफ के लिए मनफी और मुस्बत दोनों खबरें साथ लाया है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वफाकी काबीना के इजलास के फैसलों से मीडिया को आगाह करते हुए बताया कि नवाज शरीफ की बीमारी धोखा था, वो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके बाहर गए और बाहर बैठकर मुल्की कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना ने आज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। अब जबकि साबित हो चुका है कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉड था और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया है, बल्कि जो रिपोर्ट्स उन्होंने हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो रिपोर्ट्स उनकी जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती। 2 दफ़ा पाकिस्तान की एम्बेसी ने राब्ता किया शरीफ फैमिली से, दोनों दफ़ा उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके 2 बातें उनसे जो हैं वो उनके सामने रखें। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें और लेकर आएँ। दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है और उसके साथ जो सज़ा है वो भी उनको अकॉर्डिंगली दी जाए। आज के दिन की दूसरी अहम पेशरफ सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन है। दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालत उज़्मा से अज़-खुद नोटिस यानी आर्टिकल 184 और आला अदलिया के खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक आर्टिकल 99 की तशरीह की इस्तदा की है। इस दरख्वास्त को दायर करने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भुन ने हमारे प्रोग्राम में भी कानूनी दलाइल दिए थे। 184(3) के नीचे फॉर ऑल टाइम टू कम लोगों की जो फेट है वो सील हो जाती है, उसके खिलाफ आप रूल में अमेंड करके जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जिनकी बैकिंग जो है वो कहते हैं कि आइन देता है, तो आप ये अपील का राइट जो है अग्रीव पार्टी को होना चाहिए। चूंकि ये आर्टिकल 10A की मौजूदगी में या अदरवाइज तमाम कानून के तकादों के मुनाफी है। 62(1)(f) के हवाले से है, ये सुप्रीम कोर्ट बार ने तय किया है कि ऐसे कवानीन जिसमें आप एक आदमी को फॉर ऑल टाइम टू कम ग्रेवयार्ड में जाके दफन कर देते हो, आप देखें 62(1)(f) में कोई कानून की मियाद नहीं है, वेयर एज कि कितनी देर के लिए एक बंदा नाअहल हो सकता है या डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और इसी तरह आप ये देखिएगा कि अगर कोई बंदा कंटेम्प्ट कमिट करता है या कोई और जुर्म करता है तो वो 5 साल की सजा के बाद 5 साल गुजरने के बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। हमने तय किया है कि हम इसकी तशरीह के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट को रजू करेंगे और ऐसे जो तमाम फैसले हैं उनके हवाले से हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि ये इंसाफ और फंडामेंटल राइट के मुनाफी हैं। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में पानामा केस में नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नाअहल करार दिया था और फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करार दी थी। फैसले में करार दिया गया था कि जब तक अदालती डिक्लेरेशन बरकरार रहेगा 62(1)(f) के तहत नाअहली हमेशा बरकरार रहेगी। यानी बादिउल नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अज़-खुद ये गुंजाइश रखी थी कि अदालत अगर अपने डिक्लेरेशन पर नजर सानी करे तो नाअहली ख़त्म हो सकती है। अब नवाज शरीफ की वतन वापसी की बहस में शिद्दत आने के बाद उनको कानून के कटहरे में लाने के साथ उन पर नाअहली की कानूनी पाबंदियां हटाने की तहरीक भी एक साथ चल पड़ी है। आज हुकूमत ने नवाज शरीफ के जामिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालती दरवाज़ा खटखटाने का भी फैसला किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान समझते हैं कि चंद हक़ाइक़ और कानूनी मवाद इस केस में हुकूमती केस को मजबूत बनाती हैं। हुकूमत के पास माकूल वजूहात और ऑप्शंस के बावजूद ये भी हकीकत है कि लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बयान हल्फी जमा कराया था, जिसमें इकरार किया गया था कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों या फिर अपने डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर बैरून मुल्क से वापस वतन आ जाएंगे। कानूनी माहिरीन की ये भी राय है कि हालात वाक़यात और बयान हल्फी की रौ से हुकूमत के पास महदूद ऑप्शंस हैं। हुकूमत ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वो मुझे बात मुश्किल नजर आती है। उसकी वजह इस अंडरटेकिंग की जो तहरीर है, जो मतन है, वो है इसमें कहा ही गया है जब डॉक्टर इस बात की सर्टिफिकेशन कर देंगे, इस बात का इजहार कर देंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब सफर करने के लिए सेहतयाब हैं, उस वक्त उनका जो आना है वो उसमें मैं मुआवनत करूंगा। दूसरी बात ये कि तब तक मैं उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स पहुंचाने की सही करता रहूंगा, नोटराइज्ड बाय द एम्बेसी टू द रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब तक एम्बेसी जो लंदन में है, जो हाई कमीशन है, वहां से नोटराइज होकर वो रिपोर्ट्स पहुंचती रहे। अब अगर तो ये दोनों बातें हो रही हैं तो फिर मियां शहबाज शरीफ पे तो बज़ाहिर कोई इस वक्त पाबंदी या कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। और इससे आगे बढ़कर अगर इस बात को एक उमूमी तनाजुर में देखें, हमारे मुल्क का जो कानून है उसमें आम फौजदारी मुकदमात में भी जो जामिन होते हैं, जब जमानत दी जाती है तो जामिन के खिलाफ कार्रवाई अगर की जाए तो वो उसकी जो अगर कोई बॉन्ड है उसकी एनफोर्समेंट की हद तक होती है, उस मिल्कियत में अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई रकम है, उसको कुर्क किया जा सकता है। इससे बढ़कर जामिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगरचे नवाज शरीफ की वापसी उनकी मुकम्मल सेहतयाबी से मशरूत है, लेकिन अहम बात यह है कि आज सामने आने वाली दोनों पेशरफ्त के फैसला कुन नताइज आला अदलिया के हुक्म से ही सामने आएंगे। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब हमें वक्त देने के लिए। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने गो कि ये फैसला किया था नवंबर के दूसरे हफ्ते में कि वो ताहयात नाअहली के खिलाफ पटिशन दायर कराएंगे
और डेफिनेटली आज उन्होंने ऐसा कर भी दिया और तवील गौर व खौस और बहस व मुबाहिसे के बाद उन्होंने किया है, सोच समझ कर किया है। इसके फाइनली बेनिफिशरी जो हैं वो नवाज शरीफ ही मालूम होते हैं अगर इस पर फैसला इनके हक में आता है तो। आपको नहीं लगता कि एक तरफ बात हो रही है नवाज शरीफ की वापसी की, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार का ये इक़दाम, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि टाइमिंग कोई इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। मेरे नज़दीक जो है वो पाकिस्तान का आइन सबसे बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है, और पाकिस्तान का आइन जो है वो 62-63 इस हवाले से बड़ा क्लियर है। और नवाज शरीफ जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे थे, उन्होंने अपनी जो है वो सैलरी छुपाई, उसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनको ताहयात नहल किया, उसका रिव्यू भी फ़ाइल हुआ, रिव्यू भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कानून में जो है वो किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी रह नहीं जाती। इसके अलावा भी जो है वो नैब अदालत से भी नवाज शरीफ को जो है वो सज़ा हुई है करप्शन के केस के अंदर, जो इवन फील्ड के माहलात हैं 4, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि एक मजाक बना था कतरी ख़त का और जाली ट्रस्ट डीड का कैलबरी फंड के हवाले से, वो आज तक उसके ज़राए नहीं बताए गए। उस केस के अंदर भी उनको 10 साल की सज़ा है, और अभी तक जो है वो नवाज शरीफ की तमाम जो सज़ाएँ हैं वो बहाल हो चुकी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल की, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील भी दायर नहीं की गई। तो लिहाजा जो मौजूदा वक्त है, हाजिर वक्त के मुताबिक नवाज शरीफ जो है वो सज़ा याफ्ता हैं एवन फील्ड के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट से ताहयात जो है वो उनकी नाअहली है। अगर कोई दरख्वास्त दायर करता है, उस दरख्वास्त को सुनना है, नहीं सुनना है, वो मेंटेनेबल है, नहीं है, उसकी क्या जो है वो आइनी और कानूनी हैसियत है, ओबियसली इसकी तशरीह जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया करेगी। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि ये किसी महज़्ज़ब माशरे के अंदर, किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता जब आपका कोई मुल्क का 3 बार का वज़ीर आज़म रहा हो और उसके ऊपर करप्शन चोरी साबित हो चुकी हो, तो उसके ऊपर जो है कोई ग्लोरीफाई किया जाए या किसी तरीके से नई जो है वो पटिशन्स जो है वो दायर की जा रही हों, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद ही नहीं है। अच्छा, मगर देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार ने जो ये पटिशन दायर की है तो यकीनन बड़ी सोच समझ के की होगी, और जो अदालती फ़ैसला है नवाज शरीफ साहब की सज़ा से मुताल्लिक़ वो भी हमारे सामने मौजूद है। वो ये कहता है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात है, मगर फैसले में यह भी करार दिया गया है कि उस वक्त तक जब तक अदालती डिक्लेरेशन बरकरार है। यानी खुद ये गुंजाइश मौजूद उस फैसले में मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के कि अगर अदालती डिक्लेरेशन ख़त्म हो जाता है तो ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो जाती है। इसी बुनियाद को जवाज़ बनाते हुए, ये भी एक बुनियाद है उसमें जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार इस मामले को अदालत में लेके गई है। तो इम्कानात तो मौजूद हैं। नहीं, देखें, इम्कान इस वजह से नहीं मौजूद है कि मैंने आपको पहले कहा, एक तो आइन बड़ा वाज़ेह है। यहाँ तो आप देखें ना, को पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई ऐसी तरमीम हो चुकी हो, फिर पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 12 ही कहता है कि किसी किस्म का जो है वो कानून का कोई रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। लिहाजा मुझे नहीं समझ आती कि ये किस चीज़ को किस बुनियाद बनाकर किस माइंड से जो है ये पटिशन जो है वो दायर की गई है। और जहाँ तक रह गई बात डिक्लेरेशन बरकरार रखने की, तो आपके इल्म में होना चाहिए जब ये फ़ैसला आया उसके बाद इसके ख़िलाफ़ रिव्यू पटिशन भी दायर की गई, और रिव्यू पटिशन के अंदर भी जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला था उस फैसले को बरकरार रखा गया। लिहाजा उसके बाद किसी किस्म का कोई जो है वो कानूनी गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रह जाती। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा, अगर पटिशन दायर हुई है तो पटिशन के हवाले से जो भी पटिशन होगी फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ये पटिशन आगे चलने दें, देखते हैं उसके ऊपर क्या मामला आगे चलता है। ठीक। अच्छा, दूसरा यह मामला ये कि हुकूमत ने फैसला किया है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाएं, और जो ज़मानती बने थे नवाज शरीफ साहब के, तो उनके ख़िलाफ़ किसी तरह से सज़ा उनको दिलवाई जा सके, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया जा सके। तो हुकूमत के पास ऐसे क्या शवाहिद हैं, ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जिनको लेकर वो अदालत में जाएं, और क्यों पूरी उम्मीद है हुकूमत कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो फ़ैसला लाकर शहबाज शरीफ साहब को मुजरिम साबित किया जा सके और उनके ख़िलाफ़ सज़ा उनको दिलवाई जा सके? देखिए, नाजरीन की याद दहानी के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके इल्म में होगा कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इन्होंने बेल ली थी इलाज करवाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया कि इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए। वफाकी हुकूमत ने जो है वो उसके ऊपर शर्त आयद की कि आप 7 अरब रुपये का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएँ,
उस शर्त को जो है वो उन्होंने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, उन्होंने लिखा कि 4 हफ्तों में इलाज करवा के वो वापस आ जाएंगे, या उनके डॉक्टर्स के हवाले से। ना तो 4 हफ्तों से वो वापस आए, 17 माह गुजर गए, ना ही उनके डॉक्टर्स आज तक कोई कोजेंट रीज़न बता सकें। चले पाकिस्तान में तो समझ आती है, आपका एतराज़ आ गया जी, लेकिन आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को, इलाज वाले मामले को बरतानिया कबूल नहीं कर रहा। इन्होंने इलाज की बुनियाद के ऊपर वहाँ स्टे के ऊपर दरख्वास्त डाली एक्सटेंशन के हवाले से, वो दरख्वास्त उनके होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दी। अब इन्होंने इसके ऊपर रिव्यू दायर किया हुआ है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी इनकी रिपोर्ट्स को जो है वो मानने के हवाले से तैयार नहीं है। वो एक जब एफिडेविट दिया तो अदालत ने एक पूरा प्रोसेस का तयन किया, उस प्रोसेस के तहत इन्होंने रिपोर्ट्स जमा करवानी थी। ये बताना था कि नवाज शरीफ साहब को कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस किस बीमारी का क्या क्या इलाज हो रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं 17 माह से मियां साहब आपको हॉस्पिटल नजर नहीं आएंगे, हाइड पार्क में नजर आएंगे, पोलो मैच खेलते नजर आएंगे। अटॉर्नी जनरल साहब मुझे सिर्फ एक बात मुकम्मल कर लेने दें, मुझे सिर्फ अपना आर्गूमेंट मुकम्मल कर लेने दें। जब हम देखते हैं तो मियां साहब आपको अस्पतालों में इलाज करवाते नजर नहीं आते, वो हाइड पार्क में, पोलो मैचेस पे, कैफेज के ऊपर, या वहाँ पर सियासी सरगर्मियों के ऊपर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते तो नजर आते हैं। लेकिन आज वो डॉक्टर अदनान भी पाकिस्तान वापस आ गए, प्लेटलेट काउंट्स भी वापस नहीं आ रहे, लेकिन मियां साहब वापस नहीं आ रहे। ठीक है, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब जैसा फरमा रहे हैं कि हुकूमत के पास दस्तावेजी मवाद मौजूद है जिसके मुताबिक ये साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में तिब्बी बुनियादों पर मुकीम नहीं है। तो वो क्या दस्तावेजी मवाद है आपके पास, इसको थोड़ा सा हमें बताएंगे? देखें वो तो वही दस्तावेज़ात हैं ना जो आपके इल्म में होगा कि जो इन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई इन्होंने पहले, उन मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर तो किसी किस्म की कोई जान नहीं है। अब उन तमाम चीज़ों का जो है वो तयन किया जा रहा है। आज काबीना ने जो है वो इसकी अप्रूवल दी है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जो है वो इस हवाले से ज़िम्मेदारी लगाई गई है, वो इस तमाम चीज़ों की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, इसके कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं, इस पटिशन को लेके अदालत में जाना है, उस हवाले से तमाम तर प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। फिर मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें शहबाज शरीफ की क्यों अहमियत आती है, बार बार अहमियत इस वजह से आती है कि वो गारंटर बने थे, वो जामिन बने थे, और अगर वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा और जो अदालत में उन्होंने कमिटमेंट दी थी उस कमिटमेंट के अगेंस्ट वहाँ पर काम हो रहा है, और ये चीज़ अदालत में जो पटिशन हम लेकर जा रहे हैं उसमें साबित हो जाती है, तो आपके इल्म में होगा ये फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो सज़ा है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। तो लिहाजा शहबाज शरीफ के ऊपर भी जो है वो इस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन की जो है वो तलवार जो है वो लटक रही है, और मैं ये समझता हूँ कि अदालती हुक्मनामे के ऊपर उस तरीके से अमल दरामद इन्होंने नहीं किया। इसी चीज़ को हम बुनियाद बनाकर मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने लेके जाएंगे और अपने केस को भरपूर अंदाज से लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो है वो हम प्लीड करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, हमारे ही प्रोग्राम में माहिर आईन व कानून सलमान अकरम राजा साहब ने इस पर बात की और उन्होंने ये बताया कि अगर किसी जामिन ने गलत ज़मानत जमा कराई है अदालत में और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये कार्रवाई हो सकती है मैक्सिमम कि जो उसने ज़मानत दी है वो जब्त कर ली जाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब आज फरमाते हैं कि आइन के आर्टिकल 63 के तहत शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कैसे हो सकती है ये समझाएंगे हमें? नहीं, देखें वो तो सारी बात है, वो तो अदालत ने जो है वो डिसाइड करना है, ये तो कानूनी पहलू हैं, और ये जो हमारी लीगल टीम है, वकला की टीम है, वो इसका तमाम तर जो है वो जायज़ा लेगी। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर तो ये है ना कि आप अदालत में अगर आप झूठ बोलते हैं, देखें फिर मैं आपको ये कहूँगा, आप एक तरफ कहते हैं जी वो इलाज करवा रहे हैं, तो फिर आज आपको ये मुतमिन करना होगा कि वो अदालत में इलाज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। चले मैं आपके नाज़रीन की आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए मसूद, मैं ये आपसे पूछ लेता हूँ ये बात कि आप बता दें कि पिछले आपको 17 माह के अंदर मियाँ साहब कोई इलाज करवाते हुए नज़र आए हैं? अगर आए हैं तो फिर भी हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं। मीडिया के कैमराज भी वहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया के रिपोर्टर हजरात भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई ऐसी हमें इमेज या कोई ऐसे ऑप्टिक्स भी हमें नज़र नहीं आते जहाँ मियाँ साहब कोई इलाज करवा रहे हों, कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हों। कोविड का बहाना था, वो कोविड का बहाना भी उनका ख़त्म हो चुका, अब तो कोविड के बाद भी मामला नॉर्मलाइज हो चुके हैं। लेकिन जहाँ मगर फारूक हबीब साहब एफिडेविट में ये बात मौजूद है कि शहबाज जब नवाज शरीफ साहब को जब तक उनके डॉक्टर्स इजाज़त नहीं देते, तहरीरी इजाज़त नहीं देते, वो उस वक्त तक सफ़र नहीं करेंगे, वो वापस नहीं आ सकते। ये बात तो तहरीर है, और 5 मरतबा वो इस तरह की रिपोर्ट्स जमा भी करवा चुके हैं, हुकूमत के पास भी इसकी नकुल मौजूद हैं।
लाहौर रजिस्ट्रार में इसको जमा कराया उन्होंने, तो उनके पास तो एक कानूनी जवाज़ मौजूद है कि जब तक डॉक्टर्स उन्हें इजाज़त नहीं देते वो नहीं सफ़र करेंगे। नहीं, देखें बुनियादी तो फिर मैंने आपको पहले जैसे अर्ज किया था कि वो जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी डॉक्टर्स वो दे रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि उसके अंदर इतनी संगीनी है कि मियाँ साहब ट्रैवल नहीं कर सकते। जो 8 घंटे का बरतानिया से यहाँ तक आने का सफ़र है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो फिर तो उनको जो है वो इंग्लैंड की जो होम ऑफिस है उसको उनके वीज़े को एक्सटेंड कर देना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं एक्सटेंड किया? वहाँ की डॉक्टर्स हैं ना, वहाँ की हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ का होम ऑफिस उनके वीज़े को एक्सटेंड नहीं कर रहा मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर। तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि हमें भी इतना मासूम जो है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मियाँ साहब को सज़ाएँ हुई हैं, वो यहाँ से करप्शन के ऊपर उनको जो है वो करप्ट करार दिया गया हुआ है, उसके मुताबिक उनको सज़ाएँ हुई हैं। लिहाजा वो जुडिशल कस्टडी से बाहर निकल के गए हैं, वो जेल में थे, जेल में से बाहर निकले हैं, अब 17 माह से बाहर बैठे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं अपनी सारी सज़ा लंदन में बैठ के पूरी करूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा उसके लिए आपको वापस लाने के लिए हुकूमत अपनी तमाम तर जो कानूनी ऑप्शंस है उसका इस्तेमाल करेगी, कानूनी चारागोई भी करेगी, और वो अदालत जिस अदालत से आपने अपना वहाँ पर गारंटी जमा कराई थी उस अदालत के सामने भी जाएंगे, वहाँ भी जाके इस्तदा करेंगे, वहाँ भी जाके अपने मौक़िफ़ को सामने रखेंगे और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को सामने रखेंगे, जिससे ये चीज़ एस्टेब्लिश होती है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वहाँ पर किसी किस्म का कोई इलाज नहीं करवा रहे और कोई बीमारी का मामला नहीं है। वो वहाँ पर हशाश बशाश हैं, चलते फिरते नज़र आते हैं, वहाँ पर जो है बैठ के सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, वहाँ बैठ के जो है वो लोगों से मुलाकातें भी हो जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे लोगों से भी मुलाकातें हो जाती हैं। फिर जब कोई टाइम आता है तो बीमारी के पीछे छुप जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक हबीब साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। सानह मरी की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, मगर इंक्वायरी कमेटी का जो मैंडेट है उसमें इबाहम मौजूद है। बात करेंगे ब्रेक के बाद कि इस तरह के सानिहात दोबारा पेश ना आए, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ सानह मरी की 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने 23 सयाहों की अमवात और अफसोसनाक वाक़यात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, लेकिन खबरें हैं कि इस कमेटी का मैंडेट सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग तक महदूद होगा। कानून ने इस कमेटी को शवाहिद इकट्ठा करने, गवाहों को तलब करने और रिकॉर्ड का जायजा लेने का इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि इस कमेटी का क़याम पंजाब ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरीज के तहत नहीं बल्कि एक इंतज़ामी ऑर्डर के तहत अमल में आया है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने मरी में सयाहों से मनमाने किराए वसूल करने वाले होटलों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 3 से 4 हज़ार रुपये फ़ी कमरा किराए की जगह 15 से 20 हज़ार रुपये बटोरने वाले 2 होटलों को सील भी कर दिया गया है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने महंगे दामों खाना और ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वाले मुतादिद रेस्टोरेंट्स पर जुर्माने आयद किए हैं। सयाहों के मरी और गलियात में दाखिले पर पाबंदी भी 24 घंटों की तौसी की गई थी। इत्तलात के मुताबिक अब ये पाबंदी 17 जनवरी तक आयद कर दी गई है। खबरें हैं कि ज़्यादातर सयाह ख़ास तौर पर फैमिलीज़ मरी से निकल गई हैं और बचे कुचे सयाह भी रवाना हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज काबीना के इजलास के बाद इब्तिदाई तहकीकात के हवाले से मीडिया को बताया कि 5 गाड़ियों में अमवात के वाक़यात एक ही सड़क पर हुए। इनका कहना था कि बर्फबारी की वजह से दरख्त सड़कों पर गिरे और गाड़ियां फंस गईं। फवाद चौधरी ने बज़ाहिर हुकूमती गफलत के बजाय तमाम अमवात की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड को करार दिया। 5 दिनों में 1,64,000 के करीब गाड़ियां जो हैं वो मरी में गईं। जो वाक़यात हुए हैं ज़्यादातर 5 गाड़ियां जो हैं उनमें उनके साथ ये वाक़यात हुए हैं, जिसमें तकरीबन 22 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए। जो सारे ही वाक़यात हैं ये एक ही सड़क के ऊपर हुए, जो कि गुलडन्ना और बाड़ियाँ के दरमियान ये 2 इलाके हैं, यहाँ पर ये वाक़यात हुए। ये वाक़यात इस तरह हुए कि जब बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया तो दरख्त जो हैं वो सड़क पे गिरे, सड़क है वो ब्लॉक हो गई और एक बहुत तवील जो गाड़ियों की कतार थी वो भी लग गई और जो गाड़ियाँ वहाँ पे थी वो भी वहाँ पे जो हैं वो फंस गए। ज़्यादातर लोग थे उन्होंने गाड़ियाँ अपनी वहीं पर छोड़ी और वो पैदल जो है वहाँ से आगे चले गए। चूँकि सड़क बंद थी और एक ही सड़क है, वहाँ पे जो मशीनरी थी वो भी उसको वहाँ पे जाना मुश्किल था और चूँकि एक बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ था स्नो का, तो उसलिए भी मुश्किल हो रहा था कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हैं वो भी वहाँ पे नहीं जा सकते थे। बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया वो गाड़ियों में ही हीटर लगा के
सो गए, जहाँ पे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका एक इफेक्ट आया। जो तमाम अमवात हुई हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती की वजह से जो है वो हुई हैं, जो इब्तदाई तहकीकात हैं उनके मुताबिक। मरी होटल मालिकान एसोसिएशन की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनका ये मानना है कि जो अमवात वहाँ पर हुई और इसमें जो लापरवाही और गफलत और जो मिसमैनेजमेंट हुई, इसमें उनका कहना है कि होटल पर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा किराए वसूल किए, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उनका कहना यह है कि हुकूमत तैयार नहीं थी वहाँ पर सयाहों को कैटर करने के लिए, जिस बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे थे। ये जो वाकया हुआ है ये मरी शहर से 10 किलोमीटर पीछे है, वहाँ पे कोई होटल नहीं था, वो जंगल था। तो ये तासर गलत है कि हमारी वजह से ये वाकया हुआ है और इसमें सरासर इंतजामिया की नाअहली है कि रोड साफ ही नहीं किए गए। जो स्नो क्लियर नहीं हुई इसकी वजह ये थी कि मरी हाईवे मशीनरी के पास डीजल मुयसर नहीं था। जो अब आप मीडिया पे आए हैं उन्होंने कहा जी कि 500 रुपए का उबला हुआ अंडा दिया है, 200 रुपए का गिलास गर्म पानी का दिया है। आपने एक वीडियो क्लिप क्यों नहीं बनाया? आप हमारे एंड पे क्यों नहीं आए? आपने हमें सबूत क्यों नहीं दिया? कुछ एंड पे होटल के कार्ड और एक जाली स्लिप लगा के हमें दिए गए। कोई टूरिस्ट आके हमें ये बता दे कि फलां होटल के रिसेप्शन पे गए, फलां बंदा मौजूद था जिसने हमारे जेवरात गिरवी रखे, जिसने 50,000 रुपया लिया। जो बंदा 70,000 देता है, मुझे ये बताएं वो किसी होटल वाले से पक्की स्लिप क्यों नहीं मांगता ताकि उसे कल FBR में देनी है तो उसे जनरल सेल टैक्स की छूट हो। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से यासिर मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपका। यासिर, आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो अमवात हुई इसकी वजह कार्बन मोनोऑक्साइड थी और इस वजह से अमवात हुई हैं। तो जो ये इब्तदाई रिपोर्ट है, जो मालूमात हमारे पास है इंक्वायरी कमेटी के हवाले से या दीगर हवालों से, आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ कि ये अमवात की वजह और इस वक्त जो हुकूमत का लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा साहब। आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल साहब जो हैं वो मरी में पहुंचे हैं। उन्होंने मरी का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी ने उनको तफसीली आगाह किया है तमाम तर जो मुहर्रकात थी इस साने के हवाले से। और अब तक जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उन्होंने फौरी तौर पर तो ये अहकामात दिए हैं जाने से पहले कि जो रोड्स हैं उनको क्लियर किया जाए। रोड्स क्लियर करने के बाद जल्द अज जल्द जो है मरी को शहरियों के लिए, टूरिस्ट के लिए खोला जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो टूरिज़म डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिनकी गुज़िश्ता रोज़ तैनाती हुई है, उनकी तैनाती को लेकर उन्होंने ये कहा है कि फौरी तौर पर उन होटल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ज़्यादा किराए वसूल किए हैं। अब तक जो मरी के अंदर जो होटल जिन्होंने ज़्यादा किराए वसूल किए, 15 के करीब होटल जो हैं उनको सील किया जा चुका है और अब उनको जुर्मानों का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि अब तक जो नुकसान है उसका अंदाज़ा लगाया गया है। तकरीबन 60 के करीब जो पोल गिरे थे उनकी भी मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। कुछ गाँव हैं गुलडना के करीब मरी के साथ ही, उनके अंदर काम अभी जारी है। रोड को इस हद तक तो खोल दिया गया है कि उसके ऊपर ट्रैफिक जो है मकामी लोगों के लिए तो उसको रवा दवा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बर्फ़ जो है वो रोड इर्द गिर्द मौजूद है, उसको हटाने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले हमारी जब डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 से 2 रोज़ में मरी को सयाहों के लिए खोल भी दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कहा जा रहा है कि इसमें इंतज़ामिया की नाअहली है। हमने अपने तौर पर तमाम तर इंतजाम कर रखे थे, लेकिन इंतज़ामिया के अगर एंड पर देखा जाए तो जिस रात ये बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ उसी रात हमने देखा कि बड़ी तादाद में जब ये बर्फ़बारी पड़ी, लोग फंसे वहाँ पर, तो उस दौरान ना तो वहाँ पर कोई क्रेन मौजूद थी ना कोई डोजर मौजूद थे जो इस बर्फ को हटाते। और ये सामने आई मुहर्रकात जो उसमें सामने आया उसमें बताया गया कि डीजल मगर की एक तरफ ये 5 रुकनी कमेटी है जो अपनी तहकीकात का आगाज करेगी, फैक्ट सामने लेकर आएगी। ये हमें मालूम है कि मरी जाने के 3 रास्ते हैं, एक गलियात की तरफ से और 2 इस्लामाबाद की तरफ से। सूरत हाल ये होती है कि एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरी तरफ से वापस आती हैं, तो 1 वे ट्रैफिक चलता था वहाँ पर। इस दफ़ा तीनों तरफ से गाड़ियां आ रही थी वहाँ पर। नमक के लिए जैसा कि बताया, शहबाज शरीफ साहब ने भी कल गुफ्तगू की थी और बताया कि जी वो उधर पहुँचाया गया नहीं पहुँचाया गया, गाड़ियाँ कब मोबिलाइज़ की गई, क्रेनें कब पहुँचाई गई, इसके हवाले से कोई इत्तलात नहीं है, इंतज़ामिया वहाँ मौजूद नहीं थी। तो मेरा सवाल यही है कि आप जहाँ पर बता रहे हैं कि होटल्स मालिकान के ख़िलाफ़, दीगर लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई है, तो ख़ुद इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए, इंतज़ामिया के हवाले से तो अभी 7 रोज़ में जब रिपोर्ट मुरतब होगी
तो उसके बाद ही जो हकायक है वो सामने आएंगे। इंतज़ामिया अपने आप को बचाने के लिए तमाम तर चीज़ें जो है वो छोटे मलबे पर डालना चाहती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बताया गया कि 10 के करीब जो ड्राइवर हैं जिनकी ड्यूटी थी उस रात वो हाजिर नहीं थे, उनकी गैर हाज़िरी है उस पेपर के अंदर जहाँ पे वो प्रेजेंट करते हैं, तो उनके हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। इसी तरह डीज़ल के हवाले से रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि उस रात डीज़ल मौजूद नहीं था इसलिए गाड़ियाँ नहीं निकल सकी। ये तमाम तर चीज़ें जो है इनको कलेक्ट किया जा रहा है। आज भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सरजनिश की ज़िले इंतज़ामिया की जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे उन्होंने, और बाकायदा रिपोर्ट तैयार होने में 7 रोज़ है, 7 रोज़ के अंदर ही एक्शन भी होगा जब रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन तमाम तर चीज़ें वही हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की ये नाहिली थी कि बर वक्त जो है वो चीज़ें जो है उनको ठीक नहीं किया गया और उनको मौसर तरीके से सामने नहीं लाया जा सका। जैसे क्रेन है वहाँ पर मौजूद थी, वो मौजूद होने के बावजूद भी नहीं चलाई जा सकी, लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर फंसे रहे। और एक रात पहले जो है वो ये नोटिफिकेशन कर देना या ट्विटर के ऊपर एक पैगाम डाल देना सोशल मीडिया के ऊपर के आज से रोड जो है वो बंद किए जा रहे हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनको इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी देख रहे हैं, 5 रुकनी कमेटी भी देख रही है, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो अपना दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं। वो भी अपनी जो तजावीज़ हैं, जो चीज़ें उन्होंने नोट की हैं, वो भी अपनी चीज़ों से कमेटी को बताएंगे कि ये चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद थी। तो अब इंतज़ामिया जो है वो तमाम तर काम। यासिर साहब, एक मौक़िफ़ उनका आया है कि जिस जगह ये वाक़या हुआ वो तो जंगल का इलाका था, होटल्स यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर थे जहाँ पर ये अमवात हुई हैं। तो ये तासुर दिया जा रहा है कि इसमें होटल इंतज़ामिया और होटलों की तरफ से ज़्यादा किराए वसूल करना, सयाहों को तंग करना, तो उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें? देखिए, होटल एसोसिएशन मरी की जो है उन्होंने आज तमाम अहदेदार उनके प्रेस क्लब में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतज़ामिया की नाअहली है, इंतज़ामिया की जानिब से रास्तों को क्लियर करवाया जाना था। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे तो उनको रोकना इंतज़ामिया के काम था। और होटल मालकान ने यह कहा कि कुछ जाली बिल्स हैं जो लगा के तो हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 3 रोज़ से आज मरी जो है वो बंद है, मकामी लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमारे खाने पीने का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम है, चीज़ें पहुंचाई नहीं जा रही हैं। तो उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जो है वो 1 साइडेड जो कार्रवाई है वो कर रही है, पहले अपनी इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई करे। एसी मरी जो है उनकी बरतरफी का मुतालबा जो है उन्होंने किया। इसी तरह DSP जो मरी हैं उनकी बरतरफ होने का उनका मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि एक जुडिशल इंक्वायरी की जाए इस तमाम तर मामले पर। मरी के जो होटल मालकान है उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई किसी ने किसी कस्टमर से अगर कोई पैसे ज़्यादा लिए गए हैं तो वो हमें आकर बताए, हम उसका इजाला करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कुछ वीडियोज़ ये भी चली कि कुछ ख़वातीन का गोल्ड जो है वो वहाँ पे गिरवी रखा गया और उसके बाद उनको कमरे दिए गए। उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक एक रेट है, उस रेट के ऊपर तमाम तर लोगों को कमरे दिए गए। 60% होटल जो है उन्होंने बताया होटल मालकान ने कि उस रात खाली थे, लोग हमारे पास नहीं आए। और बड़ी तादाद में उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जंगल के करीब 5 किलोमीटर दूर है मरी से, ये गुलडाना का जो रास्ता है वहाँ पर ये तमाम लोग फंसे रहे और ये होटल नहीं आ सके। और होटल के करीब रास्ता क्लियर करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक आपका। यासिर मलिक तफसील से बता रहे थे। और अब ये 5 रुकनी कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी, फैक्ट फाइंडिंग करेगी और फिर उसके बाद देखते हैं कि हुकूमत क्या इस पर लाहेअमल इख्तियार करती है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सानह मरी जैसे वाक़यात दोबारा पेश ना आए मुस्तक़बिल में, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद सानह मरी के जिम्मेदारान या इस दर्दनाक कहानी को परवान चढ़ाने वाले किरदारों का तयन होना अभी बाकी है। ताहम बज़ाहिर हुकूमती नाअहली, मुकामी लोगों की खुद गर्जी और सयाहों की लाइल्मी ने इस सानहे को जन्म दिया। ये सानहा इस हवाले से भी एक मिसाल है कि जब सयाहत समेत कोई भी शोबा हुकूमत की अमली निगरानी, मदाखलत और जांच पड़ताल से आज़ाद हो जाता है तो ऐसी दर्दनाक दास्तानें जन्म लेती हैं। हमारे मुल्क में हर एक नए सानहे के बाद नाक़िदाना तबसरे होते हैं, इंक्वायरी कमेटियाँ बनती हैं, तहक़ीक़ात में ज़िम्मेदारों के तयन के बजाय महज फैक्ट फाइंडिंग होती है और फिर सानह मरी जैसे अलमनाक सानहात वक्त की धूल के नीचे दब जाते हैं। अब मुस्तक़बिल में ऐसे क्या इक़दाम किए जाने ज़रूरी हैं और इस सानहे से क्या सबक सीखना चाहिए, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिलाशुबा PTI हुकूमत अपने इक़्तिदार के बक़िया अरसे में सानह मरी जैसे अंदोनाक वाक़यात से बचना चाहती है और मुल्की सयाहत को मौसर रोड मैप देना चाहती है, तो इसको साइंसी अंदाज और जंगी बुनियादों पर मंसूबाबंदी करनी होगी। लोगों की तादाद पर फ़ख्र या ट्वीट्स के बजाय सयाहों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात,
काबिल भरोसा ज़राए नकलो हमल और मवासलाती निज़ाम, गुंजाइश के मुताबिक गाड़ियों की आमदोरफ्त, होटलों और गेस्ट हाउसेस को रेगुलेट कर दें, मौसमी एडवाइजरी पर बर वक्त फैसले कर दें और एमरजेंसी रिस्पॉन्स के जरिए ही पाकिस्तान में महफूज सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। और इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान साहब, PhD हैं टूरिज़म में और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, और आपका जो शोबा है वो टूरिज़म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सानह मरी के हवाले से हमने कई पहलुओं से इसका जायज़ा लिया। यहाँ पर हुकूमत की गफलत, इंतज़ामिया की गफलत, यहाँ पर सयाहों के मौसम के हवाले से लाइल्मी, या वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, होटल मैनेजमेंट और दीगर लोग, उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स था, मुकामी आबादी का जो रिस्पॉन्स था, वो भी इसमें सवालिया उस पर निशान लगे हुए। तो ये तमाम मामला हमारे सामने मौजूद हैं। ट्रैफिक के मामला हमारे सामने मौजूद हैं, बेड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे वाक़यात फिर आगे जाके ना हों मुस्तकबिल में, आप क्या समझते हैं कि क्या ज़रूरी है इसके लिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखें, पाकिस्तान की जो ग्रोइंग टूरिज़म इंडस्ट्री थी, जिसको हम समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में WTO की भी एक रिपोर्ट थी कि $1 बिलियन कमाए जा सकते थे, उसको सानह मरी से बहुत बड़ा झटका लगा है। और मेरे ख्याल में आज प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अफसरदा किसी और शख्स को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी वकालत टूरिज़म की प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, इतनी इस मुल्क में और किसी ने टूरिज़म की प्रमोशन पे नहीं की। लेकिन इस सानह की वजह से आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री फिर पीछे चली गई है। अब हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के जो हादसात हैं, इनको आने वाले दिनों में अवॉइड किया जाए। उसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशंस की जाए, कानून साजी की जाए। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट मिसिंग है, उसको उस पर अमल पैरा किया जाए, जिसमें आपको पता है कि यूजुअली जो टूरिज़म है ये मल्टी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती है। इसमें आपको टूरिज़म डिपार्टमेंट के अलावा लोकल जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनके साथ, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, आपके NHA PHA, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी। जब तक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आपस में सारे डिपार्टमेंट्स बैठ के एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, एक पॉलिसी मुरतब नहीं देंगे, उसके और उस पर अमल नहीं होगा, तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। देखिए, हम हमेशा रिएक्टिव मेजर्स करते हैं, जैसे अब हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें प्रोएक्टिव मेजर्स करने चाहिए, हमें एंटिसिपेट करना चाहिए। ये बर्फ़ जो मरी में आई, जो स्टॉर्म था, ये कोई अनहोनी नहीं थी। दुनिया में कई हिस्सों में इस तरह के स्टॉर्म इस वेदर में आते हैं। इवन मरी में पहले इस दफ़ा इस तरह के कई स्टॉर्म आ चुके हैं। लेकिन अगर इसको बेहतर तरीके से हम मैनेज कर लेते, थोड़ा सा जो मेजर्स हमने इस हादसे के बाद लिए, एटलीस्ट वही मेजर्स हम इस हादसे से पहले एक दो दिन पहले ले लेते, सारे मेजर्स नहीं लिए तो जा ये जाने सकते बचाई जा सकती थी। जब तक आपके पास सेफ, सिक्योर एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो। तो आपको सेफ, सिक्योर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने कंस्ट्रक्शन कोड्स जो हों उसको बनाने के लिए उनको इम्प्रूव करना, ये सब कुछ आपको सबसे पहले करना होगा। फिर मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए। बिल्कुल, मसूद साहब, आपने बिल्कुल राइटली पिन पॉइंट किया। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। देखें, टूरिज़्म के दो हिस्से होते हैं यूजुअली, एक सप्लाई साइड होता है और एक डिमांड साइड। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सप्लाई साइड पे बिल्कुल काम नहीं किया गया और डिमांड साइड पे ही सारा जोर दिया गया, जिसमें प्रमोशन थी। देखिए, मैं यूजुअली कहता हूँ कि जब आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, जब आपकी डेस्टिनेशन इस काबिल नहीं होगी, रेडी नहीं होगी कि वो इतने ज़्यादा लोगों के इन्फ्लक्स को केटर कर सके, तो आप प्रमोशन की आपको ज़रूरत ही नहीं। आप लोगों को क्यों बुलाएंगे? ये वैसे ही है जैसे आपके घर में कोई चीज़ भी ना हो और मेहमानों का आप ढेर लगा लें। देखें, सप्लाई साइड में क्या आएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पहली रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके बाद आपकी एकोमोडेशंस। आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि जिस डेस्टिनेशन पे आप लोगों को बुला रहे हैं, क्या वहाँ पे सफिशिएंट एकोमोडेशन, नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। एक, अगर वो नहीं है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पे लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी वो हैं कि नहीं है। आपके लिए वहाँ पे लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं हैं। वहाँ पे लोगों के लिए खाने पीने के इंतज़ामात हैं कि नहीं हैं। वहाँ पे अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो आपके पास रैपिड रिस्पॉन्स है कि नहीं है। और इसी तरह जो टूरिस्ट की दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या आपकी डेस्टिनेशन वो फुलफ़िल कर रही है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इक्विप ही नहीं है। आप मरी की बात ले लें, अगर इसमें कह रहे हैं कि 1 लाख गाड़ी चलेगी, जो कि मुझे नहीं यकीन कि इतनी जगह है कि वहाँ पे 1 लाख गाड़ी जा सकती है, लेकिन अगर ये फिगर्स ले भी लिए जाएं तो क्या हमें अंदाज़ा था कि हमारी 1 लाख गाड़ी छोटे से मरीग में ये हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं? उसके लिए पार्किंग के लिए सफिशिएंट जगह है? मेरा अगला सवाल तो ये हमें परसीव करना चाहिए था पहले ही। अगला सवाल इसी तनाजुर में, एक तो हो गया जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आपने तफसील से एलिब्रेट भी किया, समझा भी दिया हमें। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, चाहे वो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर आपके ज़राए आमदोरफ्त हैं, ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, तो इन पर चेक रखना, इनको रेगुलेट करना, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि यहाँ पर वो रेगुलेशन भी नहीं थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, ये गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। देखें, जब भी आप इस टूरिज्म को सेक्टर से इंडस्ट्री लेकर जाएंगे तो ये म्यूचुअल एफर्ट्स होगी तमाम लोगों की, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन और स्टैंडर्ड बनाती है, रूल्स बनाती है, पॉलिसी तरतीब देती है, स्ट्रेटजीज बनाती है, प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना ये गवर्नमेंट का काम होता है। और स्पेशली टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है DTS के नाम से, जो पंजाब का भी है DTS के नाम से। उसका ये प्राइमरी रोल होता है कि वो लाइसेंसिंग करे, ग्रेडिंग करे, स्टैंडर्ड्स होटल के सेट करे, प्राइस को कंट्रोल करे और एक इंश्योर करे कि जो टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं उनका जो स्टे है वहाँ पे वो कंफर्टेबल है, इंजॉयबल है और मेमोरेबल है। और ये सारी चीज़ें रेगुलेशंस के ज़रिए होंगी और रेगुलेशन पे अमल दरामद कराना हुकूमत का प्राइमरी काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब, आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी, तफसील से उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि क्या क्या कुछ हुकूमत को करना चाहिए अगर इमरान खान साहब को अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है, पाकिस्तान में टूरिज़्म को फ़रोग़ देना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।